हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 का डिस्कशन करा था और उस डिस्कशन में हमने ये देखा था कि हमने एसेट की चर्चा में एक बात सीखी थी कि एसेट क्या होती है जिससे भविष्य का बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलता है, वो एसेट होती है। और किसी भी मूवमेंट पे अगर आपको लगे इंडिकेटर्स आपको ऐसे दिखे, हम अभी चर्चा करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स आपको ऐसे दिखें कि मुझे अब फ्यूचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा या जितना सोचा था उससे कम मिलेगा, तो आपको इंपेयरमेंट चेक करना होता है एसेट का। किन एसेट्स का इंपेयरमेंट चेक नहीं करते उसकी भी चर्चा करेंगे और क्यों नहीं करते उसकी भी ऑब्वियसली चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसकी चर्चा करने से पहले इंपेयरमेंट समझना ज्यादा जरूरी है। तो हमने इंपेयरमेंट को समझा था कि हम एसेट का इस्तेमाल करते हैं उसको यूज करके या फिर उसको बेच के। तो बेचने से जो अमाउंट हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, नेट सेलिंग प्राइस, और यूज करके जो अमाउंट हमें मिलता है उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। और जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलता है एसेट से उसको क्या बोलते हैं, रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। तो वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम वही अमाउंट यूज करेंगे जो हमें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। फिर हम कंपेयर करते हैं हमारे करंट कैरिंग अमाउंट को हमारे रिकवरेबल अमाउंट से। अगर हमारा करंट कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रहा होता है और रिकवरेबल अमाउंट कम आ रहा होता है तो हमें इंपेयरमेंट लॉस बुक करके चलना पड़ता है। हमने यहाँ तक की चर्चाएं करी थी, इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है, ऐसी बातें हमने कर ली थी। हमें आज जो चर्चा करनी है, आज हमें चर्चा करनी है सीजीयू की, कैश जनरेटिंग यूनिट और इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल की मुख्य चर्चाएं करनी है, और उसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। हेडिंग मुझे नहीं पता कौन सी चल रही थी, वो आप देख लेना, मैं अपने हिसाब से हेडिंग डाल रहा हूं। हेडिंग नंबर 7 होगी या 6 होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, बोले तो सीजीयू, कंसेप्ट ऑफ सीजीयू। तो हमने एक बात देखी कि भाई एसेट का मतलब क्या है, जो भविष्य का बेनिफिट दे। लेकिन जो बेनिफिट है वो कभी कभार सोल एसेट अपने आप में नहीं दे पाती, वो किसी और एसेट के साथ मिलके देती है। सर जैसे जैसे ये चेयर मेरे पास पड़ी हुई है जिस पे मैं बैठता हूँ, अब कोई आपसे इससे पूछ ले कि सर ये आपको क्या बेनिफिट दे रही है बिजनेस में, तो मैं क्या बोलूँ भाई, मैं तो बैठता हूँ इसके ऊपर, बैठने से मुझे आराम मिलता है, आराम मिलके मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं दे रही इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन अगर ये नहीं होगी तो मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मैं बैठ नहीं पाऊंगा तो खड़ा रह के पढ़ाऊंगा, तो एक लेवल पे आके मेरी जो एनर्जी है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी और आप लोगों को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी क्लास के अंदर। क्या आपकी भी स्क्रीन फ्लिप कर रही है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन फ्लिप कर रही है, रुको फिर एक मिनट। चलो मैंने ठीक कर दिया, अब करे तो बताऊंगा। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे चेयर की, तो अगर ये चेयर नहीं होगी, मैं इस पर बैठ नहीं पाऊंगा, इस पर बैठूंगा नहीं, तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे ज्यादा कम होने लग जाएगी और हो सकता है कुछ घंटों के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको मेरी क्लास में मजा ही ना आने लगे कि सर तो बड़े लो एनर्जी मोड में आ चुके हैं। तो क्या इस चेयर का इनडायरेक्ट बेनिफिट तो है? हाँ सर, इनडायरेक्ट बेनिफिट तो है। अब इस इनडायरेक्ट बेनिफिट को कैसे निकाला जाए? तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि भले ही ये चेयर मुझे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे रही, बट ये चेयर विद दिस कैमरा, विद दिस टैबलेट और विद दिस ऑफिस स्टूडियो इक्विपमेंट मिल के मुझे बेनिफिट दे रही है। क्या ये बहुत बोली जा सकती है? हाँ सर, मिल के बेनिफिट दे रही है। सर अगर हम सोचें तो ये कैमरा भी जो आपका है ये भी आपको सोल बेनिफिट नहीं दे रहा है, कैमरा टैबलेट के साथ मिलके आपको बेनिफिट दे रहा है। कैमरा टैबलेट और माइक मिलके आपको बेनिफिट दे रहे हैं। कैमरा टैबलेट माइक और ये लाइट और ये चेयर मिलके आपको बेनिफिट दे रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. तो जब भी आप किसी भी एसेट का इंडिविजुअल स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं निकाल पाते तो आप उसके अंदर दूसरी एसेट्स को जोड़ना शुरू कर देते हो, क्लब करना शुरू कर देते हो। जब कब तक क्लब करते रहते हो?
जब तक कि उस पूरे ग्रुप का बेनिफिट ना निकल करके आ जाए कि हाँ ये पूरा ग्रुप मिलके मेरे को ये बेनिफिट दे रहा है, तब तक आप उसे जोड़ते रहते हो। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? सीजीयू। तो सीजीयू हैज multiple asset which contribute to economic benefits of CGU। तो भाई अगर मैं बोलूँ ये चेयर, कैमरा, टैबलेट, माइक और ये लाइटनिंग सेटअप मिलके मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अंदर मल्टीपल एसेट्स होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं उस सीजीयू की इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। तो एक छोटा सा सीजीयू का कंसेप्ट है कि भाई साहब आप सीजीयू के केस में क्या करते हो? आप सीजीयू के केस में बोलते हो, सीजीयू का मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर कोई इंडिविजुअल एसेट मेरे को अलग से बेनिफिट प्रोवाइड कर पा रही है कि हाँ भाई मैं ये निकाल पा रहा हूँ कि ये वाली एसेट जो है मेरे को, जैसे मेरे पास गाड़ी भी है, वो भी मेरी एक एसेट है, मैं वो गाड़ी रेंट पे देता हूँ ओला ड्राइवर्स को, और वो चलाते हैं और वो मुझे महीने का पैसा देते हैं। तो मैं उस गाड़ी से बेनिफिट आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ साहब ये गाड़ी से मेरे को ये बेनिफिट होता है, एंड इस गाड़ी की वजह से मेरे को ये पर्टिकुलर बेनिफिट, स्पेसिफिक बेनिफिट होता है। तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो वो गाड़ी इस सीजीयू का पार्ट नहीं बनेगा, वो गाड़ी अलग इंपेयर होगी, उस गाड़ी की अलग रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी। लेकिन जब मैं इस पूरे ग्रुप की बात करता हूं अपने स्टूडियो की, तो ये पूरे सीजीयू का पार्ट बनेगा। इसके लिए आपको पूरे सीजीयू की, इस कैमरे की, टैबलेट की, माइक की, चेयर की, पूरे का रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा कि इन सबको अगर बेच दें तो क्या निकल करके आएगा। फिर आप इस पूरे को इंपेयर करते। बताओ जी, आपको बात समझ में आती है? बस इतनी सी ही बात है। क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, थोड़ी क्लैरिटी होगी। अब माइनिंग एंटरप्राइज ओन करती है एक प्राइवेट रेलवे, अपनी ट्रेन भाई उनके पास है, प्राइवेट रेलवे अपनी ट्रेन है, टू सपोर्ट इट्स माइनिंग एक्टिविटी। The private railway could be sold only for scrap value, and the private railway does not generate cash inflow from continuing use that are largely independent of the cash flow from the other asset। इस लाइन का मतलब समझो भाई, ये बड़ी जरूरी है, ये यहाँ पे भी लिख देते हैं। Those assets whose cash flows cannot be generated independently from other assets are become part of सीजीयू। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो एसेट्स भाई साहब जिनका कैश फ्लोज आप जनरेट नहीं कर पा रहे, कैन नॉट बी जनरेटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर एसेट। भाई कार का आप जनरेट कर पा रहे थे इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर एसेट, तो कार सीजीयू का पार्ट नहीं बनी। लेकिन आप इस कैमरे का, टैबलेट का, माइक का जनरेट नहीं कर पा रहे, दैट इज वाई ये लोग सीजीयू का पार्ट बनेंगे। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि जो प्राइवेट रेलवे है वो जनरेट नहीं करती कंटिन्यू यूज से अपने कैश फ्लो जो इंडिपेंडेंट हो अदर एसेट से। तो आपको बताना है कि क्या प्राइवेट रेलवे सीजीयू का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो आंसर इज it is not possible to estimate the recoverable amount of private railway because the value in use of private railway cannot be determined, and it is probably different from the scrap value, therefore enterprise estimate the recoverable amount of the CGU। वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपको सीजीयू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसपे प्राइवेट रेलवे बिलोंग करता है, दैट इज द माइन एज अ होल, पूरे के पूरे माइन की। तो यानी कि जो ट्रेन है भाई, चर्चा क्या है, मुद्दा क्या है, ये है माइन, और इस माइन के अंदर ये ट्रेन चलती है। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि ये वाली जो ट्रेन है ये क्या ये एक अलग एसेट है या ये इस पूरे के पूरे सीजीयू का पार्ट है। सीजीयू का मतलब ग्रुप ऑफ एसेट का पार्ट है। तो आप कह रहे हो कि भाई साहब ये देखो, एक तो ये कैश फ्लो अलग से जनरेट नहीं करती, ट्रेन जो है अलग से कैश फ्लो जनरेट नहीं करती, हम ये भी नहीं निकाल सकते कि इससे कितना बेनिफिट होगा, तो देयरफॉर ये एक अलग एसेट नहीं है, ये क्या है, ये सीजीयू का ही पार्ट है। आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा सीजीयू के बारे में, तो इसलिए हम इसकी चर्चा भी थ्योरेटिकली कर रहे हैं। A bus company provides services under contract with the municipality that require minimum service on each of the 5 separate routes. तो कहता है कि भाई कम से कम आपको उन 5 रूट्स पे आपको बस चलानी पड़ेगी। एसेट डिवोटेड टू ईच रूट एंड द कैश फ्लो फ्रॉम ईच रूट कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो सेपरेटली। वन ऑफ द रूट ऑपरेट एट अ सिग्निफिकेंट लॉस, और एक रूट जो है वो सिग्निफिकेंट लॉस पे है। तो कंपनी बस सर्विस प्रोवाइड करती है जो 5 सेपरेट रूट पे कम से कम चलेगी ही चलेगी। बस जो है अलग अलग 5 बसें होंगी, 5 सेपरेट रूट पे चलेंगी, एक रूट पे उनको लॉस हो रहा है। ये सब इंस्टीट्यूट के दिए हुए एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस नहीं है, एग्जांपल्स हैं। Since the enterprise does not have the option to curtail any one of the bus route, the lowest level of identifiable cash inflow from continuous that are largely independent of the cash flow from other asset or the group of asset is the cash flow generated by the 5 route together. इस लाइन का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं भाई साहब मान लो ये 5 रूट हैं, 1 2 3 4 और ये 5, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4 और रूट नंबर 5। वो कहता है इन 5 पे ही बस चलेगी, मिनिमम सर्विस है, इन 5 पे ही बस चलेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो वो ये बोल रहा है कि सिंस द एंटरप्राइज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, डज नॉट हैव ऑप्शन, कि वो कर्टेल, कर्टेल का मतलब है बंद कर दे, बंद कर दे कोई भी बस रूट। तो जो लोवेस्ट लेवल अगर आप देखोगे जो कैश फ्लो, फिर अगर आपने मान लो आपने कहा इस पे लॉस हो रहा है तो हम इसको बंद कर देंगे, तो इन चारों, ये चारों भी बंद हो जाएंगे, बैलेंस वाले ये जो चारों हैं ये भी बंद हो जाएंगे। तो यानी कि आप बंद नहीं कर सकते, भले ही आप कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो लेकिन आप बंद नहीं कर सकते। तो देयरफॉर आपको ये 5 रूट टुगेदर मिल के ही बेनिफिट दे रहे हैं, ये 5 रूट मिलके ही आपको बेनिफिट दे रहे हैं। तो सीजीयू फॉर ईच रूट इज द बस, क्या हो गई, पूरी की पूरी कंपनी एज अ होल हो गई। तो यानी कि ये 5 के 5 रूट क्या हो गए, अपने आप में एक सीजीयू हो गए। ये 5 के 5 रूट अपने आप में क्या हो गए, सीजीयू हो गए। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर ईच रूट इज द बस कंपनी एज अ होल। इफ एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर द आउटपुट प्रोड्यूस बाय एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट, दिस एसेट, ये छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ऑपरेट अ माइन इन अ कंट्री जहां पे लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड दैट ओनर मस्ट रिस्टोर द साइट ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स माइनिंग ऑपरेशन, उसको रिस्टोर करनी पड़ेगी साइट को ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स माइनिंग ऑपरेशन, अपने माइनिंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद वापस से उसको रिस्टोर करनी पड़ेगी। ये वही है जो आपका AS 10 के अंदर खर्चा आता है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग वाला। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन इंक्लूड द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओवरबर्डन which must be removed before mining operation। तो कहता है जो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन है उसके अंदर रिप्लेसमेंट इंक्लूड है ओवरबर्डन की, जो रिमूव करनी पड़ेगी बिफोर द माइनिंग ऑपरेशन कमेंस। द प्रोविजन फॉर द कॉस्ट टू रिप्लेस द ओवरबर्डन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज ओवरबर्डन वाज रिमूव्ड। ओवरबर्डन का मतलब है कि ज्यादा मिट्टी आ गई है उसके ऊपर। द अमाउंट प्रोवाइडेड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ माइन एंड बीइंग डेप्रिशिएटर ऑफ द माइनिंग। ये आप AS 10 में पढ़ के आए हो, जो अमाउंट आपने रिकॉग्नाइज कर रखा है कॉस्ट ऑफ एसेट में और उसको आप डेप्रिशिएट कर रहे हो। आपको याद है आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग रिकॉग्नाइज करा था, ये उसी की बात कर रहा है। वो कहता है कैरिंग वैल्यू जो रिस्टोरेशन कॉस्ट की कितनी आ रही है, 50 लाख आ रही है, जो इक्वल टू है रिस्टोरेशन कॉस्ट से। एंटरप्राइज टेस्ट करती है पूरी की पूरी माइन को इम्पेयरमेंट पे। द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द माइन, वो पूरी की पूरी माइन एज अ होल है। The enterprise has received various offers to buy the mine at a price of 80 lakh rupees. This price encompasses the fact that buyer will take over the obligation to restore the overburden. Disposal cost of the mine are negligible. The value in use कितनी है, 1 करोड़ 20 लाख excluding restoration. Carrying amount कितना है, 1 करोड़ का है। तो net selling price of the CGU कितना है, 80 लाख का। This amount consider restoration cost that already been provided for. As a consequence, value in use of the CGU after consideration of restoration is to be estimated is
1,20,00,000 माइनस 50 लाख रुपीज का जो आपका प्रोविजन है, जो कि कितनी हो गई 70 लाख रुपए। तो 70 और 80 विच एवर इज हायर, और कितना होगा विच एवर इज हायर 80 लाख रुपीज हो गया। और आपका जो कैरिंग अमाउंट है सीजीयू का कितना है 50 लाख रुपीज का है। और माइन का ये कैसे आया 1 करोड़ माइनस 50 लाख। आपको समझ नहीं आया होगा, मेरे को समझ आ रहा है, मैं आपको एक बार ये फोटो से समझाता हूँ। भाई मान लो ये आपकी माइन है, ठीक है, ये आपने खोदा गड्ढा, ये आपने गड्ढा खोद रखा है जमीन के अंदर, इसको रिस्टोर कराना पड़ेगा। इसको रिस्टोर कराने का मतलब है ये डिसमेंटलिंग हो गई। हाँ सर, ये तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो गई। तो इस डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में अपनी कॉस्ट में ऐड करके चलते हो, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ कितनी रही है ये रही 50 लाख रुपीस। ये अमाउंट आ रहा है रुपीस 50 लाख रुपीस का, ये अमाउंट आ रहा है। फिर आपने इस पूरी की पूरी माइन, ये पूरी की पूरी माइन क्या है, ये पूरी की पूरी माइन है सीजीयू, ये पूरी की पूरी माइन सीजीयू है। आपने इसको इम्पेयरमेंट के लिए चेक करा, आपको पता चला जब हमने इम्पेयरमेंट करा तो साहब इसको अगर अभी बेच दें तो नेट सेलिंग प्राइस इसका कितना निकल करके आएगा 80 लाख रुपीज। तो बायर ने बोला कि भाई देखो मैं आपको 80 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। क्यों 80 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे भी तो, अगर मैं खरीद लूंगा तो ये जो गड्ढा है ये गड्ढा बंद मुझे करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आज आपको 80 लाख ही दूंगा। वैल्यू इन यूज निकाली आपने कि भाई अगर हम माइन को यूज करें तो हमें कितना मिलेगा, तो वो निकल करके आया 1,20,00,000 रुपए, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट है। तो आपने वैल्यू इन यूज निकाली 1,20,00,000 रुपए। अब रिस्टोरेशन कॉस्ट कितनी है आपकी 50 लाख रुपीज, तो ये कितनी हो गई वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज हो गई आपकी 70 लाख रुपए। ठीक। अब अगर कोई पूछे रिकवरेबल अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे रिकवरेबल अमाउंट विच एवरेज हायर 80 लाख रुपीज का हमारा रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। फिर उसने बोला कि कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है माइन की 100 लाख, कहाँ गया कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आ रही है 100 लाख रुपीज। 100 लाख रुपीज की कैरिंग वैल्यू आ रही है, एंड 50 लाख रुपीज का इसमें आपका रिस्टोरेशन भी माइनस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि वो प्रोविजन आपने बना रखा है। तो नेट कैरिंग वैल्यू आपके पास 50 लाख रुपीज की आ रही है, और रिकवरेबल अमाउंट आपका 80 लाख है। इम्पेयरमेंट लॉस कुछ हुआ ही नहीं। कोई इतनी सी बात आपको बोलना चाह रहा है। ये एक एग्जाम्पल है आईसीआई का, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट क्योंकि एग्जाम्पल दे रखा है तो इसलिए हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे बाद में आएंगे, इसको पेंडिंग छोड़ दो। फिफ्थ अपन ने कर लिया, सिक्स भी अपन ने कर लिया, सेवंथ भी अपन ने कर लिया, एट्थ भी कर लिया। आओ जी नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। पब्लिशर है वो ओन करता है 150 मैगजीन टाइटल, जिसमें से 70 जो है उसने खुद परचेज करी हुई है और 80 जो है उसने सेल्फ क्रिएट करी हुई है। सर ये मैगजीन टाइटल का मतलब क्या होगा, पहले ये बताओ। अगर आपने देखा हो तो आईसीएआई की भी मैगजीन्स आती हैं मेंबर्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन्स आती हैं। तो ये मैगजीन क्या होती है, कई सारे लोग पढ़ते हैं और ये अपने नाम से बिकती हैं। बॉलीवुड मसाला भी मैगजीन आती हैं, और भी कई तरीके की मैगजीन आती हैं। तो मान लो कल को आपने मैगजीन छापने की कंपनी खोली, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि हम आपकी मैगजीन छापेंगे, आईसीआई से कहा कि हम आपकी मैगजीन छापेंगे, आप नहीं छापोगे, हम खरीद रहे हैं, बताओ कितने रुपए लोगे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। तो वो आपने मैगजीन क्या करी, खरीद ली। फिर आपने अपने ब्रांड से भी निकाली, कुछ मैगजीन आपने सेल्फ क्रिएट करी और अपने ब्रांड से निकाली, अ सीए हु नोज एवरीथिंग,
ऐसे करके आपने अपनी मैगजीन निकाली, वो भी काफी पॉपुलर हो गई है। तो ऐसी 80 है मैगजीन्स आपने खुद बना रखी हैं और 70 आपने खरीद रखी है। जो प्राइस आप पे करते हो परचेज मैगजीन टाइटल के लिए, उसको रिकॉग्नाइज आपने कर दिया इंटेंजिबल एसेट। बिल्कुल ठीक है, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पढ़ा भी था ये वाली चीज। और जो क्रिएट करा है आपने मैगजीन और मेंटेन, उसको आपने एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज कर रखा है। बिल्कुल ठीक बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में अपन ये भी पढ़ के आए हैं। कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच मैगजीन। वो कहता है कि जो कैश इनफ्लोज हैं दैट सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के, वो आइडेंटिफाइबल है हर एक मैगजीन टाइटल्स के। तो ये इंडिकेशन है आपके लिए, किस चीज का इंडिकेशन है सर ये, कि वो अलग अलग सीजीयू हैं, क्योंकि आप परचेज वाले के कैश फ्लो अलग निकाल सकते हो और आप सेल्फ वाले के कैश फ्लोज को अलग निकाल सकते हो। तो देयरफॉर ये अलग अलग सेपरेट हैं, ये कोई एक सीजीयू नहीं है, ये सीजीयू का पार्ट नहीं बनेंगे, ये सेपरेट है क्योंकि आप कैश फ्लो निकाल सकते हो। टाइटल आर मैनेज बाय कस्टमर सेगमेंट। अब कोई कस्टमर सीए वाले अलग पढ़ते हैं, बिजनेस वाले अलग पढ़ते हैं। The level of advertising income for a magazine title depend on range of title in the customer segment to which magazine title relate। तो आप एडवर्टाइजमेंट इनकम भी बाइफरकेट कर पा रहे हो। मैनेजमेंट की पॉलिसी के वो अबेंडन कर देते हैं ओल्ड टाइटल बिफोर द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ एंड रिप्लेस देम इमीडिएटली विद द न्यू टाइटल ऑफ द सेम कस्टमर सेगमेंट। क्या सीजीयू है इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल या एक ही माना जाएगा? तो हमने डिस्कस करा कि वो अलग अलग माना जाएगा, क्योंकि आप कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर रहे हो। आपको सिर्फ सवाल में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास आता है, आपको क्या ढूंढना है कि क्या हम कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप कैश फ्लोज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाँ साहब इसका ये कैश फ्लो है, जो मैं अलग से इसके लिए आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, इस एसेट से ये कैश फ्लो जनरेट होगा जैसे कि इस सवाल में लिखा है, तो वो एक अलग है, अदरवाइज वो सीजीयू का पार्ट है। इट इज लाइकली दैट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल कैन बी असेस्ड। लाइकली का मतलब है चांसेस आर देयर। Even though the level of advertising income for a title is influenced to a certain extent by other title in the customer segment, cash inflow from direct sale or advertising are identifiable for each title. In addition, although title are managed by customer segment, decision to abandon titles are made on an individual title basis। तो कहता है कि भाई उनको बंद करने का भी इंडिविजुअली लिया जाएगा। Therefore, it is likely that chances are there कि individual magazine title generate करती हैं cash flows, inflows that are largely independent। Independent मतलब अपने आप से generate करती हैं of each other। तो हर एक मैगजीन एक सेपरेट सीजीयू है, मतलब दोनों मैगजीन को मिलाना नहीं है, सेपरेट अलग अलग एसेट हैं और उनको आप इंपेयर कर सकते हो। An asset does not meet the requirement of environmental law which have been recently enacted, the asset has been destroyed as per law, the asset is carried in the balance sheet at the year end। 6 लाख रुपए की बैलेंस शीट के अंदर एसेट आ रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग कितना है? 70,000। हाउ द एसेट इज अकाउंट फॉर, तो भाई कैरिंग वैल्यू कितना है? 6 लाख रुपए। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट हो गया 0, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको डिस्ट्रॉय करना है। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया? इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 6 लाख रुपीज का। 70,000 रुपए का आपको क्या बनाना पड़ेगा? 70,000 रुपए का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सीड्स इस रिकवरेबल अमाउंट। जहां पे रिकवरेबल अमाउंट हायर हो जाता है, नेट सेलिंग प्राइस ज्ञान दे रखा है। तो 10 इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 6 लाख रुपए का हो गया और आपको वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस। फिर उसके बाद 70,000 रुपए का आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। यही सारा ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप ऑलरेडी मेरे साथ कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया, 12वां, 12th, 13th आपने नहीं करा, 12th आपने कर लिया। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मैं एक बार पानी पी लूं। A plant was acquired 15 year ago at a cost of rupees 5 करोड़। 5 करोड़ का आपने प्लांट 15 साल पहले खरीदा था और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4.15 करोड़। डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड है अगले साल का कितना? 25 लाख रुपए। एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस 31 मार्च 2001 का कितना है? 30 लाख रुपीज। और ये डिक्लाइन हो जाएगा बाय 20%
बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वैल्यू इन यूज अप्रैल के अंदर यहाँ पे निकली 31 मार्च पे कितनी 35 लाख, ये डिक्रीज हो जाएगी 30% से टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एज्यूमिंग दैट अदर कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट आर सेटिस्फाइड। कैरिंग अमाउंट आपको बताना है 31 मार्च 2002 का। अमाउंट राइट ऑफ कितना करोगे मार्च 2002 के अंदर। अगर प्लांट हैव बीन रीवैल्यूड 10 ईयर अगो एंड द करंट रीवैल्यूएशन अगेंस्ट द प्लांट इज 12 लाख, तो आपका आंसर 102 का क्या होगा। और इफ द वैल्यू इन यूज वाज जीरो एंड द एंटरप्राइज वर रिक्वायर्ड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 लाख टू डिस्पोज ऑफ द प्लांट, तो आपका रिस्पॉन्स 102 का क्या होगा। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले समझे वो आपसे क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी है 5 करोड़ की, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास कितना है 4.15 करोड़। 4.15 करोड़। कैलकुलेटर कहाँ गया। 4.15 करोड़, तो 5 माइनस 4.15, तो 0.85 करोड़ की आपके पास एसेट आ रही है। तो ये क्या है, ये है 31 मार्च 01 और ये है 31 मार्च 02। ठीक है। फिर वो आपसे कहता है कि भाई साहब हमने 01 के अंदर वो डेप्रिसिएशन हमें लगता है लग जाएगा 25 लाख रुपए का। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक में डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दो 0.25, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। अगर मैं कैरिंग अमाउंट यहाँ पे पूछूं तो वो आ जाएगा 0.85 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.60। ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद वो और क्या कहता है, वो कहता है एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस 01 में कितना है 30 लाख रुपीज। तो यहाँ पर एनएसपी कितना है 30 लाख रुपीज, जो कि डिक्लाइन हो जाएगा बाय 20%। तो जब आप इसको यहाँ लेकर आओगे तो लेस 20% कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3 लेस 20%, 0.24। क्योंकि ये फिगर्स करोड़ में थी ना इसलिए 0.24। फिर उसके बाद उसने आपको कहा वैल्यू इन यूज कितना है 35। अप्रैल का मतलब भाई मार्च ही हो गया और ये 30% से कम हो जाएगा 35 और 30%। वो कहता है वैल्यू इन यूज कितना है 35 लाख और ये कम हो जाएगा 30% से। 35 लेस 30% हो गया 0.245। विच एवर इज हायर आपका क्या बनेगा रिकवरेबल अमाउंट, तो वो हो जाएगा 0.245। कैरिंग अमाउंट आ रहा है आपका 0.60, तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा 0.60 माइनस 0.245 इज इक्वल टू 0.355। ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। कहाँ गया। ये कोई और सॉल्यूशन डाल दिया लग रहा है इन्होंने। चलो एनीवे हम अपना कर लेते हैं। हम तो भाई प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है
कॉस्ट ऑफ एसेट है। अब मैं ये रुपीज इन लाख ही लिख रहा हूँ क्योंकि लगभग क्वेश्चन लाख में ही है ना। तो 500 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 4.415 और माइनस एस माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 1 2 कितना दे रखा है 25 लाख। तो कैरिंग अमाउंट कितना निकल करके आ जाएगा 500 माइनस 415 माइनस 25 60 लाख रुपीज का आपका कैरिंग अमाउंट निकल करके आ जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना बुक का फॉलो मत करना, जो मैं करा रहा हूँ वही फॉलो करना। रिकवरेबल अमाउंट में आ जाएगा नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस कितना है 20 लाख और 20% से डिक्लाइन हो जाएगा। यस 20% और 24 लाख और वैल्यू इन यूज कितना है 35 लाख और 30%। 24.5 लाख विच एवर इज हायर आपका रिकवरेबल अमाउंट हो गया जो कि है 24.5। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया 60 माइनस 24.5 35 लाख 35.5 लाख ये आपका आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, केस नंबर 1 का वो पूछ रहा था कि भाई पी एंड एल में कितना चार्ज होगा, तो पी एंड एल में भी इतना चार्ज होगा। केस नंबर 2 उसने कहा था इफ रीवैल्यूएशन एग्जिस्ट करता है, कितने का रीवैल्यूएशन उसने बोला था करंट रीवैल्यूएशन एग्जिस्ट करता है 12 लाख रुपए का। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना है 35.5 और माइनस रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 12 लाख रुपए का। पी एंड एल में कितना चार्ज होगा यहाँ पे लिख दो चार्ज टू 23.5 आपका पी एंड एल में चार्ज। कैरिंग अमाउंट इन 1 और 2 दोनों ही केसेस में कितना आ जाएगा 24.5 क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा आफ्टर इम्पेयरमेंट। ठीक, वो कहता है अगर वैल्यू इन यूज जीरो हो गई और एंटरप्राइज को 2 लाख रुपए डिस्पोज ऑफ करने के लिए चाहिए तो आपका आंसर क्या होगा। केस नंबर 4, 4 है 5 है 4। तो देखो अब इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं। वो कहता है वैल्यू इन यूज इज इक्वल टू जीरो, बट मैं कह रहा हूँ फिर नेट सेलिंग प्राइस एग्जिस्ट करेगा। नेट सेलिंग प्राइस कितना है 24 का और माइनस 2 लाख रुपए और लगेंगे तो वो 22 लाख हो गया। तो रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हायर तो 22 हो गया। कैरिंग अमाउंट कितना है 60 तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा 60 माइनस 22 38 का। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि हम दोनों ही जीरो मान ले इफ वैल्यू इन यूज इज इक्वल टू जीरो और नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू -2। जीरो माइनस -2 इज इक्वल टू -2। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा और इम्पेयरमेंट लॉस भी क्या हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा आपका। और अब प्रोविजन शुड बी पेड फॉर
₹2 लाख, तो आपको 2 लाख रुपए का प्रोविजन बना करके चलना पड़ेगा। ठीक। 14वां हमने आपको कटवा दिया था, 15th मेरे ख्याल से मैंने आपको करवा दिया होगा। 15वां क्वेश्चन हमने कर लिया था बस जी। बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ जी, आओ जी। तो देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा इतना सा है कि 31 मार्च 2001 में वो बोल रहा है कि आपके पास इतने की एसेट है, इतने का डेप्रिसिएशन है, तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितने की होगी, इतने की होगी। इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 25 लाख रुपए का, तो यहाँ पे कैरिंग वैल्यू कितने की होगी, 60 की होगी। फिर एनएसपी 30 की दे रखी है जो डिक्लाइन कर गई 20% से, तो ये हो गई 24 की। यहाँ पे वैल्यू इन यूज 35 की दे रखी है जो डिक्लाइन कर गई 30% से, तो वैल्यू इन यूज की वैल्यू यहाँ पे 24.5 हो गई। विच एवर इज हायर 24.5 आपका रिकवरेबल अमाउंट आ गया। इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया आपका, इंपेयरमेंट लॉस निकल करके आ गया 35.5। हमने इसको प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में करा, हमने कहा एसेट इतने की, डेप इतने का, एट डेप इतने का, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इतने का, वैल्यू हो गई एसेट की, कैरिंग वैल्यू इतने की हो गई। अगर रिकवरेबल अमाउंट की बात करें तो नेट सेलिंग प्राइस है 24 और वैल्यू इन यूज है 24.5, तो विच एवरेज आया 24.5। इंपेयरमेंट लॉस आ गया 35.5 का, जो कि आप पी&एल के अंदर चार्ज कर दोगे। अगर वो कहता है रीवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है 12 लाख रुपए का, तो पी&एल में कितना चार्ज होगा, तो 23.5 चार्ज होगा। और उसने कहा था कि वो कैरिंग वैल्यू भी बताओ, तो कैरिंग वैल्यू तो इतनी ही आएगी ना दोनों ही केसेस में 24.5, तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 24.5 की। फिर उसने कहा कि एनएसपी भी कि भाई वैल्यू इन यूज 0 है और एसेट को डिस्पोज करने में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने कहा अब दो सिनेरियो हो सकते हैं कि वैल्यू इन यूज भी 0 है। मतलब दो सिनेरियो कैसे बोले मैंने कहा ये हो सकता है ना कि जो क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 4 है, जो पॉइंट नंबर 4 है वो इंडिपेंडेंट हो अपने आप में। इंडिपेंडेंट हो मतलब कि वो अलग से अलग पॉइंट है, कोई ऊपर के केसेस से कनेक्टेड नहीं है। तो भाई फिर उस केस में क्या होगा, ये भी 0 और एनएसपी भी 0। खर्चा करने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, तो हमने कहा कि फिर रिकवरेबल अमाउंट भी 0। रिकवरेबल अमाउंट 0 कैसे हो गया, अरे बाबा अगर दोनों ही 0 हैं, इसको छोड़ो, ये लो। अब बताओ, अब रिकवरेबल अमाउंट कितना आएगा, 0 आएगा। कैरिंग अमाउंट 60 लाख रुपीज है, इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 60 लाख रुपीज का हो गया, जो 2 लाख रुपए का आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। दूसरा मैंने कहा कि ये भी हो सकता है कि वो खाली वैल्यू इन यूज 0 करे लेकिन एनएसपी 0 ना करे, तो मैंने कहा एनएसपी कितना है, 24 का है, माइनस कर देंगे इसमें से 2 लाख रुपए जो खर्चा होगा, तो 22 लाख रुपए होगा। तो रिकवरेबल अमाउंट 0 और 22 विच एवर इज हायर, तो 22, 60 और 38 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। रिवैल्यूएशन लॉस क्यों नहीं कंसीडर करा, क्योंकि वो अलग अलग केसेस है ना। अब सारे केसेस के अंदर आप सब कुछ थोड़ा ना घुसा दोगे, फिर केसेस का मतलब ही क्या रह गया, वो अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल। तो गुडविल के केस में क्या है ना दोस्त, गुडविल के साथ एक छोटी सी समस्या आती है कि गुडविल ना एक ऐसी इनटेंजिबल एसेट है जो आप किसी और एंटिटी की परचेज करते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो दिखती नहीं है, परचेज गुडविल ही दिखती है। हमने AS 26 के अंदर डिस्कस कर लिया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप नहीं दिखाते, खाली परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कब आती है, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 और 21 में हम देखेंगे गुडविल अराइज होती है जब आप कोई कंपनी को खरीदने जाते हो, तो उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल ही सिर्फ दिखती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो दिखती नहीं है। तो गुडविल के साथ जब इम्पेयरमेंट की बात आती है कि आप उसको इम्पेयर किस तरीके से करोगे, तो ये दिक्कत आती है कि भाई अब पता कैसे लगाएं कि गुडविल है किसकी, क्योंकि गुडविल तो बिजनेस की है। अब गुडविल किस सीजीयू की है ये पता कैसे लगाएं, तो इसलिए अप्रोचेस गिवन है। एक अप्रोच होती है बॉटम अप अप्रोच और एक होती है टॉप डाउन अप्रोच।
अब बॉटम अप कब लगेगी और टॉप डाउन कब लगेगी, ये डिपेंड करता है कि गुडविल के बारे में हमें जानकारी कितनी है। क्या हमें ये जानकारी है कि हम पता लगा सके कि ये गुडविल इस सीजीयू की है, इसकी इतनी है, इस सीजीयू की है, या फिर पूरी कंपनी की है, या फिर हमें कोई जानकारी नहीं है गुडविल को लेके कि भाई ये किसकी कितनी है। मैं आपको नोट्स से पढ़ाता हूँ, नोट्स में मैंने चार्ट बनवा रखा है, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट। कॉर्पोरेट एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट्स, जैसे कॉर्पोरेट में पड़ी हुई फर्नीचर, कॉर्पोरेट में जो फर्नीचर पड़ी हुई है उसका भी सेम ही ट्रीटमेंट होगा। तो गुडविल, क्या गुडविल को आप अलोकेट कर सकते हो ऑन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे। आप जानते हो कि भाई गुडविल कौन से सीजीयू में कितनी आएगी, और आप नहीं जानते, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते कि भाई वो कौन से सीजीयू में कितनी आएगी। अगर आप जानते हो, वी नो, अगर आप जानते हो तो आप बॉटम अप टेस्ट लगाओगे। अभी मैं बताऊंगा बॉटम अप टेस्ट क्या होता है, एग्जांपल है इंस्टीट्यूट का, कभी पूछा नहीं है इंटर लेवल पे, लेकिन भाई देखो अपना काम है सब कुछ करके जाना, कल को पूछ ले पेपर में बनाने के लिए, वो पूछते तो फंस जाएंगे, तो इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप जानते हो तो आप क्या लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ बॉटम अप टेस्ट लगाओगे। अरे बाप रे, हाँ भाई मुझे याद है, मेरे को आपको AS 26 का चार्ट बनवाना है, आप कृपा करके पहले इसे तो कर लो। गुडविल देखते ही कह रहे हैं आपने AS 26 का चार्ट नहीं बनवाया, मेरे को याद है बनवाना है। अब जब ये टॉपिक चल रहा है तो इसके बीच में थोड़ा ना AS 26 का चार्ट बनवाने लग जाऊंगा, इसके बाद दोनों का बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो परफॉर्म करोगे आप क्या, बॉटम अप टेस्ट आप परफॉर्म करोगे ओनली अगर आप जानते हो कि गुडविल कौन से सीजीयू में कितनी आएगी। और अगर आप नहीं जानते तो पहले आप बॉटम अप लगाओगे, उसके बाद आप टॉप डाउन लगाओगे, परफॉर्म करोगे बॉटम अप, फिर लगाओगे टॉप डाउन। सर ये बॉटम अप और टॉप डाउन क्या होता है। बॉटम अप का मतलब है कि आप छोटे सीजीयू के लेवल से चलते हो और जोड़ ऊपर जाते जाते पूरी कंपनी के लेवल तक आ जाते हो। टॉप डाउन का मतलब है कि आप बड़े लेवल पे चलते हो कंपनी के लेवल पे, और आते आते इंडिविजुअल सीजीयू पे आ जाते हो। ये बात ना ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं करा देता इसका। तो आओ जरा मेरे साथ ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है एट द एंड ऑफ 2000 एंटरप्राइज एम एक्वायर करता है कंपनी एंटरप्राइज जेड। कितने की खरीदता है, 3000 लैक्स की खरीदता है। और उस जेड के, जो उसने कंपनी खरीदी है, उसके 3 सीजीयूज हैं, A, B और C, जिनकी फेयर वैल्यू कितनी है, 1200, 800 और 400, ये वैल्यू है। तो आपने एंटरप्राइज एम ने पैसे दिए जेड को, कितने रुपए दिए, 3000, और बदले में उसको 3 सीजीयू मिले, कितने कितने वाले, 1200, 800 और 400 वाले। ये सीजीयू मिले, टोटल कितने मिले, 2400। तो 3000 दिए और 2400 मिले, तो इसको बोलते हैं गुडविल। अगर आपने पैसे ज्यादा दिए हो और मिला आपको कम हो, तो हम कहते हैं कि 600 रुपये आप 600 किसके लिए दिए, गुडविल के लिए दिए। तो वही उसने आगे बात लिखी होगी कि उसने 600 की गुडविल रिकॉग्नाइज कर दी, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा किसके लिए दिए होंगे, गुडविल के लिए दे दिए होंगे। एट द एंड ऑफ 2004 ए को, जो सीजीयू ए है उसमें लॉसेस आने लगे, कौन से वाले में, इसके अंदर, ये है ए, ये है बी और ये है सी, इसके अंदर लॉसेस आने लगे। इट्स रिकवरेबल अमाउंट कितना निकल कर के आया, कि हमने जब सोचा कि ए को बेच देंगे तो या फिर यूज करेंगे, तो कितना निकल करके आया, 1350 रिकवरेबल अमाउंट, यानी कि इतने बेनिफिट आपको मिलेंगे। इनके कैरिंग अमाउंट कितने आ रहे हैं, A, B और C और गुडविल के, 1300, 1200, 800 और 120, टोटल आ रहा है 34,3420। तो अब आपको इम्पेयरमेंट निकालना है। पहला केस, गुडविल कैन बी एलोकेटेड, याद आ रहा है भाई, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था,
कि गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस, तो आप परफॉर्म करोगे बॉटम अप टेस्ट ओनली। तो यहाँ पर उसने बोला है कि पहला केस क्या है, सिनेरियो ए, कि गुडविल कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे अलोकेट करी जा सकती है। गुडविल को आप अलोकेट कर सकते हो, तो अलोकेट कर सकते हो तो करो। अब उसने आपको बेसिस तो दिया नहीं, तो बेसिस के लिए आप क्या यूज करोगे, एग्जाम में भी अगर आ जाए तो यही यूज करोगे। अगर फेयर वैल्यू गिवन है तो आप फेयर वैल्यू पे बांट देना, और अगर फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर आपको कैरिंग वैल्यू पे बांटना होगा। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गिवन है तो हम फेयर वैल्यू पे बांट देंगे। तो फेयर वैल्यू कितनी है, 1200, 800 और 400, और गुडविल कितनी गिवन है, 120। तो 120 को इनकी रेशियो में बांट दो। तो आओ जरा, कितना हो गया, 1200, 800, 400, 2400। तो 120 डिवाइड बाय 2400 इंटू 1200, ये हो गया 60। तो ये गुडविल हो गई 60 की। और 120 डिवाइड बाय 2400 इंटू 800, ये हो गया 40, और ये हो गया 20। तो मैंने गुडविल को अलोकेट कर दिया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि अलोकेट कैसे होना है। तो ये मेरा गुडविल अलोकेट हो गया कि ए की गुडविल इतनी है, बी की गुडविल इतनी है, सी की गुडविल इतनी है। अभी इसको इग्नोर कर दीजिए। तो मैंने गुडविल को बांट दिया, ठीक है। अब जब मैंने गुडविल को बांट दिया तो मैंने कहा कि भाई अभी मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 1300, प्लस मैं गुडविल और जोड़ दूं 60, तो हो जाएगा 1360। फिर कितना आ रहा है, 1200, प्लस मैं 40 की गुडविल और जोड़ दूं तो हो जाएगा 1240। फिर कितना आ रहा है, 820 और जोड़ दूं तो हो जाएगा 820। तो कहने का मतलब है, अब तक हमने क्या करा, हमने सिंपल सी एक चीज करी। हमने कहा कि भाई हमने एक कंपनी खरीदी थी जिसमें मेरे को 3 सीजीयू मिले। सीजीयू का मतलब है जो एसेट, जो यूनिट्स मेरे को बेनिफिट देगी। 600 की गुडविल थी। मैं बांट सकता था कि ये 600 ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। तो मैंने चुपचाप उसको ए और बी और सी को बांट दिया। तो मैंने कह दिया गुडविल के बाद ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बांट सकता हूं। अगर मैं बांट ना सकता होता तो फिर वो सिनेरियो बी में देखेंगे। तो मैं बांट सकता हूं, तो मैंने बांट दी कि भाई ए की गुड वैल्यू कितनी आफ्टर गुडविल, बी की वैल्यू कितनी आफ्टर गुडविल, सी की वैल्यू कितनी आफ्टर गुडविल। अब ए की वैल्यू आफ्टर गुडविल है 1360 की, और ए का रिकवरेबल अमाउंट उसने आपको बताया है कितने का है, 1350 का। तो आपके पास इंपेयरमेंट कितना आ गया, 10 लाख रुपीस का इंपेयरमेंट आ गया। हमेशा अगर गुडविल गिवन है तो सारा का सारा इंपेयरमेंट लॉस सबसे पहले किस में बटेगा, गुडविल में चला जाएगा। सबसे पहले गुडविल के अंदर चला जाएगा, फिर किस में जाएगा, सीजीयू के अंदर जाएगा, फिर बैलेंस जो बचा हुआ है वो सीजीयू के अंदर जाएगा। जैसे यहां पर इंपेयरमेंट आया 60 का और गुडविल कितनी है, और इंपेयरमेंट आया 10 का और गुडविल है 60 की। तो सबसे पहले 10 लाख रुपीस 60 को से माइनस होगा। तो 60 से पूरा का पूरा ही माइनस हो गया, इंपेयरमेंट बचा ही नहीं। लेट सपोज यहाँ पे इंपेयरमेंट आ जाता आपका 80 का, फॉर एग्जाम्पल 80 का। तो मैं कहता कि गुडविल में से माइनस कर दो 60, बचे कितने, गुडविल 20। तो 20 माइनस कर दो बाकी 1300 में से। तो आप बोलते हैं कि नेट कैरिंग अमाउंट जो बचेगा इसका, क्या कहते हैं, सीजीयू ए का, वो बचेगा 1280। अगर 80 का इंपेयरमेंट होता तो, ठीक। अगर 80 का, हमेशा याद रखना पहला इंपेयरमेंट लॉस गुडविल को चला जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर बेनिफिट नहीं आ रहा तो सबसे पहले गुडविल उड़ा दो। और गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस कभी भी रिकवर नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। सिनेरियो नंबर बी कि आप गुडविल को अलोकेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अलोकेटेड, कैन नॉट बी अलोकेटेड। तो सबसे पहले क्या लगाओ, बॉटम अप। तो बॉटम अप अब आप एलोकेट तो कर नहीं सकते, तो आप कहोगे कि एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है, सर एसेट की वैल्यू आ रही है 1300। अगर एसेट की वैल्यू 1300 आ रही है और उसने आपको रिकवरेबल अमाउंट कितना दिया था, सर 1350, बिना गुडविल के चेक कर लो। गुडविल नहीं बांट सकते तो कोई बात नहीं, बिना गुडविल के चेक कर लो कि इंपेयरमेंट कितना आ रहा है। सर यहाँ इंपेयरमेंट आया ही नहीं, 1300 और 1350, तो क्या कहते हैं, रिकवरेबल अमाउंट है। कैरिंग वैल्यू 1300 है, तो कैरिंग वैल्यू तो वैसे ही कम आ रही है, तो इंपेयरमेंट आया ही नहीं। सिनेरियो बी में इंपेयरमेंट पहले स्टेप में हो गया 0, पहले स्टेप में क्या हो गया, 0, नो इंपेयरमेंट लॉस। फिर आप लगाते हो टॉप डाउन, फिर आप लगाते हो टॉप डाउन। तो टॉप डाउन में आप क्या करते हो, आप कहते हो कि सबको जोड़ दो, ए बी सी इंक्लूडिंग गुडविल, पूरे के पूरे। आप अब देखो, आपने गुडविल बांटी नहीं, आपने टोटल लेवल पे ले लिया। सबको जोड़ दो, माइनस कर दो इंपेयरमेंट जो बॉटम अप से आया, वो 0 था आपका। तो इससे आपका बैलेंस आ गया 3420।
फिर उसको कंपेयर करो पूरी कंपनी के रिकवरेबल अमाउंट से। अब ये 3400 हमने एज्यूम करा हुआ है, तो आपका इम्पेयरमेंट कितना निकल करके आया 20। ये 20 का इम्पेयरमेंट भी सबसे पहले इस गुडविल में बटेगा, ये 20 का इम्पेयरमेंट भी सबसे पहले इस गुडविल में बटेगा। क्या ये एग्जाम में आ सकता है? चांसेस आर वेरी लो कि ये एग्जाम में आए, कभी आपसे इंटर लेवल पे नहीं पूछा गया, फाइनल लेवल पे पूछते हैं, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट ने आपके मैट में एग्जाम्पल दे रखा है तो इसलिए हमने आपको कराया है। तो गुडविल के लिए मैंने आपको क्या बताया, केस नंबर 1, गुडविल कैन बी एलोकेटेड, और केस नंबर 2, गुडविल गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड। जो गुडविल हम एलोकेट कर सकते हैं, कैन बी एलोकेटेड की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर आप क्या स्टेप लगाते हो? स्टेप नंबर 1, अलोकेट गुडविल। इसके लिए आप यूज करोगे इधर फेयर वैल्यू, या इधर तो नहीं आएगा, but इसके लिए आप यूज करोगे सबसे पहले फेयर वैल्यू, उसके बाद कैरिंग वैल्यू। स्टेप नंबर 2, कंपेयर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU आफ्टर गुडविल, CGU with carrying amount after goodwill. Number 3, first allocate impairment loss to goodwill, then balance to CGU assets on the basis of carrying amount, on the basis of carrying amount। तो भाई जो पहला लॉस आएगा उससे गुडविल के अंदर डाल दोगे, और बैलेंस जो होगा आपका इम्पेयरमेंट लॉस उसको किसमें डालोगे? अपने सीजीयू की, जो भाई सीजीयू में भी तो फर्दर एसेट्स आ रही होंगी, जैसे मेरे सीजीयू में कैमरा, टैबलेट ये आ रहा है, तो उनके अंदर बांटना पड़ेगा आपको। तो उनके अंदर बांटने के लिए उनका कैरिंग अमाउंट का आप इस्तेमाल करोगे। और अगर आप गुडविल को अलोकेट नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, चेक करोगे impairment of CGU without goodwill। नंबर 2, रिड्यूस कर दोगे या डिडक्ट कर दोगे, डिडक्ट impairment in step number 1 from total of all CGU plus goodwill। Number 3, compare recoverable amount of company with amount derived
फ्रॉम स्टेप 2, allocate impairment loss allocate कर दोगे impairment loss to goodwill। इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसको बोलते हैं टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो ये है आपकी गुडविल की इम्पेयरमेंट। बताओ जी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो लो फिर एग्जाम्पल कर लो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा एग्जाम्पल से भी बता दो। लो एक एग्जाम्पल कर लो, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। लिखो जरा, ए लिमिटेड हैज फॉलोइंग सीजीयू, सीजीयू ए, बी, सी और डी। इनकी कैरिंग वैल्यू दे रखी है आपको 100, 200, 300 और 400। 4 3 7 8 9 और 1 10, टोटल हो गया 1000। ठीक है। गुडविल appear in balance sheet is rupees 500। Calculate impairment loss if केस नंबर ए, केस नंबर ए क्या है, के गुडविल कैन बी allocated, use carrying value, case number B, and recoverable amount of P इक्वल टू, मैं जरा निकाल लूँ एक बार। $250। Goodwill cannot be allocated and recoverable amount of whole company is equal to 1200 और 800। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू, सीधा लिखो, सिंस गुडविल कैन बी allocated P perform bottom up test। तो ए, बी, सी और डी
कैरिंग वैल्यू कितनी कितनी है? 100, 200, 300 और 400, टोटल हो गया 1000। ऐड गुडविल, गुडविल कितनी है? 500। तो 500 इनकी रेशियो में बांटोगे तो आ जाएगा 50, 100, 150 और 200। तो और एक 3 और दो 5, 500। तो ये हो गया 150, ये हो गया 300, ये हो गया 450 और ये हो गया 600 और ये हो गया 1500। आपको रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ बी का दिया है तो बी की इम्पेयरमेंट निकालनी होगी, जो कि कितना है? 250। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 50। इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 50। केस नंबर बी, सिंस goodwill cannot be allocated, perform bottom up and टॉप डाउन। तो पहले आप परफॉर्म करोगे क्या? बॉटम अप। तो बॉटम अप में आप बोलोगे कि रिकवरेबल अमाउंट है 250 का और कैरिंग वैल्यू है 200 की। कैरिंग वैल्यू है 200 की, रिकवरेबल अमाउंट है 250 का। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 0, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। फिर उसके बाद आप लगाओगे क्या? टॉप डाउन। टॉप डाउन में आप कहोगे कि टोटल ऑफ ए, बी, सी और डी कितना है? 1000। ऐड गुडविल कितनी है? 500। टोटल आ गया 1500। इसमें से माइनस कर दोगे इम्पेयरमेंट, जो कि कितना है? 0। तो ये वैल्यू आ गई 1500। और फिर आप कहोगे रिकवरेबल अमाउंट ऑफ होल बिजनेस। कंपनी का, पूरी कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 1200। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा? 300। अच्छा, इस केस में अलोकेटेड टू गुडविल कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 50 हो जाएगा, क्योंकि गुडविल 100 की है और इम्पेयरमेंट लॉस 50 का है। यहाँ पे भी अलोकेटेड टू गुडविल कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुडविल 500 की है और इम्पेयरमेंट लॉस 300 का है। और एक केस मैंने आपको और लिखवाया है, उसके अंदर रिकवरेबल अमाउंट कितना बोला है मैंने? 800। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया आपको? 1500 माइनस 800, 700 का। अब इसको आप बोलोगे कि अलोकेटेड टू गुडविल 500, क्योंकि गुडविल है ही 500 की। ठीक है। एंड बैलेंस टू 200 किस में अलोकेट हो जाएगा? अलोकेट टू ए, बी, सी और डी इन कैरिंग वैल्यू। ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। दिस इज कॉल्ड गुडविल इम्पेयरमेंट। तो क्या बोलते हैं? गुडविल इम्पेयरमेंट। एक लास्ट पॉइंट आपका रह गया इम्पेयरमेंट के टॉपिक में, पॉइंट नंबर 9। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जब आप इम्पेयरमेंट लॉस का क्या करते हो? रिवर्सल करते हो। इम्पेयरमेंट लॉस
can be reversed but after reversal carrying amount of asset cannot be more than the value if the WDV, if no such impairment happened in past. Example, A Limited has asset which has following details: carrying value rupees 3 लाख, रिकवरेबल वैल्यू या फिर रिकवरेबल अमाउंट रुपीज, या ऐसे कॉस्ट रुपीज 10 लाख, लाइफ 10 years. After 2 years, 2 सालों के बाद रिकवरेबल अमाउंट चेक करा और वो कितना निकल करके आया? 6 लाख रुपए। हाँ, 6 लाख रुपए का रिकवरेबल अमाउंट निकल करके आया और आफ्टर फर्दर 2 years रिकवरेबल अमाउंट कितना निकल करके आया? ₹7.5 लाख। कैलकुलेट impairment and its reversal. Solution. कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपए की माइनस डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 1 लाख माइनस डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 2 1 लाख, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 लाख रुपए। अब यहाँ पर आपने इम्पेयरमेंट चेक करा और रिकवरेबल अमाउंट निकल करके आया कितना? 6 लाख रुपए। तो आपने इम्पेयरमेंट लॉस कितना बुक कर लिया? 2 लाख रुपए का आपने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लिया। आपकी रिवाइज कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 6 लाख रुपए। बैलेंस लाइफ कितनी बची हुई थी? 8 years। फिर आपने और डेप्रिसिएशन चार्ज करा, डेप्रिसिएशन फॉर
ईयर 3 वो कितनी निकल करके आएगी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 8, 75,000। और डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 75,000। 6 लाख माइनस 75 माइनस 75, 4.5 लाख। अब आपने कहा कि मैंने दोबारा रिकवरेबल अमाउंट निकाला है सर, और वो कितना आ रहा है, 7.5 लाख रुपए आ रहा है। तो मैं रिवर्स कर देता हूँ, कितना, 3 लाख रुपए। भाई आपका रिवर्सल कितना हो रहा है इम्पेयरमेंट का, 3 लाख रुपए। तो द आंसर इज नो, ये गलत हो जाएगा। मैक्सिमम रिवर्सल आप कितनी कर सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर इम्पेयरमेंट ना होती, इफ नो इम्पेयरमेंट, तो मैक तो आपका एसेट का कैरिंग वैल्यू क्या आता। तो भाई साहब आप कहते 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन ईयर 1, 2 और 3 और 4 में माइनस करते, तो 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर चुके होते। तो कैरिंग वैल्यू आपकी अमाउंट आती 10 लाख माइनस 4 लाख, तो 6 लाख रुपीज ये वैल्यू आती। तो आप मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकते हो, आप 4.5 से आगे ऊपर जाते हुए 6 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। आप अभी खड़े हो 4.5 लाख पे, आपका रिवर्सल आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इम्पेयरमेंट ना करते तो आप मैक्सिमम 6 लाख तक ही जा सकते थे। तो आप कितना ही अमाउंट जंप लगा लो, आप इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। तो यानी कि आपका मैक्सिमम रिवर्सल कितने का है, 1.5 लाख रुपीज का आपका मैक्सिमम रिवर्सल है। तो देयरफॉर मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो गया, 1.5 लाख। और एक्चुअल रिवर्सल कितना हुआ है, 3 लाख। तो आप इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कितना करोगे, 1.5 लाख। ये है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। क्या है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। हाँ, लो जी। ऑल्टरनेटिव, एक बच्चा कह रहा है कि हम एग्जाम में ये थोड़ा सा बनाते फिरेंगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कल को आप फंस ना जाओ। आप अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, मैक्स रिवर्सल निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, आप कहोगे भाई साहब मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, मेरा रिवाइज मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा है 4.5 लाख रुपए। रिकवरेबल अमाउंट कितना हो सकता है, जो गिवन है वो कितना गिवन है, 7.5 लाख। और इफ नो इम्पेयरमेंट, WDV इफ नो इम्पेयरमेंट, तो वो कितना होता है, 6 लाख। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा ना ये, तो कितना होता है 6 लाख। तो विच एवर इज लोअर, 6 लाख। तो 1.5 लाख रुपए का आपका क्या आ गया, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। सर ये एक बार दोबारा समझा। हाँ हाँ समझो ना। तो देखो होता क्या है कि जब आप इम्पेयरमेंट करते हो तो ऐसा हो सकता है ना, आपको आज लगा के बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2 सालों बाद आपको लगा कि नहीं जो हमें लग रहा था गलत लग रहा था, बेनिफिट मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि आपका पुराना इम्पेयरमेंट रिवर्स हो गया। तो स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि अगर आपका इम्पेयरमेंट रिवर्स हो गया तब भी हम आपको ज्यादा वो वैल्यू नहीं दिखाने देंगे, हम आपको उस वैल्यू पे रोक के रखेंगे जो वैल्यू
आती एसेट की अगर कभी भी कोई इंपेयरमेंट ना होता। तो हमने इस केस में क्या करा था, 10 लाख की वैल्यू थी, 2 लाख का डेप्रिशिएशन करा चुपचाप, 8 लाख की आ रही थी, 6 लाख रुपए हमारा रिकवरेबल निकला, हमने कहा 2 लाख रुपए का इंपेयरमेंट हो गया। फिर 6 लाख को बैलेंस लाइफ के अंदर डेप्रिशिएट करा तो हमारी वैल्यू आ रही थी 4.5 लाख रुपए की। हमने कहा ये 4.5 लाख रुपए की जो वैल्यू आ रही है इसका आज रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है, 7.5 लाख रुपए। बट तो ये तो रिवर्सल का केस हो गया, 3 लाख रुपए से रिवर्सल हो गया। बट आप पूरा का पूरा 3 लाख रिवर्स नहीं कर सकते। हमने कहा कि अगर कभी भी कोई इंपेयरमेंट ना होता, ये वाला जो 2 लाख का इंपेयरमेंट था ये कभी होता ही ना, तो आज एसेट की वैल्यू कितनी आती। तो आओ जरा, 10 लाख में से एक साल का डेप्रिसिएशन 1, दूसरे साल का 1, फिर तीसरे साल का 1 और चौथे साल का 1, तो टोटल 4 लाख रुपए माइनस हुए। तो 10 में से 4 गए, वैल्यू होती 6 लाख रुपए। तो हमने कहा कि हम कुछ भी करके एसेट की वैल्यू को 6 लाख से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो 4.5 लाख से आप मैक्सिमम 6 लाख तक ही जा सकते हो। तो रिवर्सल कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। इसी चीज को मैंने आपसे चार्ट के थ्रू समझाया कि 4.5 लाख पे आप खड़े हो, आपको पता है कि 7.5 लाख तक बेनिफिट जा सकता है, लेकिन 6 लाख से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो आप रिवर्सल कितना करोगे, सिर्फ 1.5 लाख रुपए का रिवर्सल करोगे। फिर एक बच्चे ने कहा सर ये हम थोड़ा ना बनाएंगे। बना सकते हो वर्किंग नोट में, अगर आपको दिक्कत आए तो आप ये भी बना सकते हो वर्किंग नोट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। हाँ मिलेंगे नहीं, इसके मार्क्स मिलेंगे नहीं, लेकिन कटेंगे भी तो नहीं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बना ही सकते हो, नंबर लाइन भी तो बनाते हो। तो हमने आपको कहा कि अगर किसी को रटना हो तो वो ऐसे रख ले भाई, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 4.5 लाख रुपए, रिवर्सल के केस में रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, जो गिवन रिकवरेबल अमाउंट है यानी कि वैल्यू इन यूज और एनएसपी का हायर, और जो वैल्यू आती अगर कोई भी इंपेयरमेंट ना होता विच एवरेज लोअर, तो वो आपका रिवाइज रिकवरेबल अमाउंट निकलेगा इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। तो आपका 1.5 लाख रुपए का इंपेयरमेंट का रिवर्सल आ जाएगा। यहां पे आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, और हम करेंगे इसके नोट्स की चर्चा जो हमने बैलेंस छोड़ दिए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल। इन्वेंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि आप वैसे ही इन्वेंट्री को किस पे मेजर करते हो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आप मेजर करके चलते हो। तो जैसे ही आप लोअर पे मेजर करके चल रहे हो वो अपने आप में अपनी एनआरवी पे आ जाएगी, तो इसलिए इन्वेंट्री पे लगाने की जरूरत नहीं है। एसेट कैरिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जब हम आपको AS7 कराएंगे तो उसके अंदर चर्चा हो जाएगी कि ये क्यों नहीं लगता। AS30 के अंदर जो एसेट आती हैं ये आपके कोर्स में ही नहीं है, क्योंकि ये रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है, मैंडेटरी स्टैंडर्ड नहीं है। डेफर्ड टैक्स एसेट एक फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, AS22 के अंदर आती हैं, ये इसलिए उन पे नहीं लगता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट्स के साथ डील करता है, जो हम अगला टॉपिक यही करेंगे होपफुली। तो आप जब करंट इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करते हो तो आप मेजर करते हो उनको उनकी वैल्यू पे ही, तो इसलिए उनकी इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो डेट इज वाई AS28 इन पे लग करके नहीं चलता। फिर आता है इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जब ये क्लास शुरू हुई थी AS28 की, तो मैंने आपको एक लाइन लिखी थी कि मुझे लगा, इस लगे को पता है क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। इसको बोलते हैं इंडिकेटर, कि मुझे इंडिकेटर दिखे। हाँ जी, कि मुझे इंडिकेटर दिखाई दिए जिसकी वजह से मैंने इंपेयरमेंट करी। तो वो इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, सॉरी वो इंडिकेटर्स होते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर्स और इंटरनल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर बोले तो कि आपकी एसेट की मार्केट वैल्यू गिर गई, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ गया, कैरिंग अमाउंट आपको ज्यादा लग रहा है। इंटरनल इंडिकेटर मतलब आपने एसेट को तोड़ दिया, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया कोई प्लांट जिससे आपको एसेट का वैल्यू इन यूज नहीं मिलेगा, आपकी एसेट काम नहीं कर रही ढंग से, आपके बजटेड कैश फ्लो जो एसेट से थे वो कम आ रहे हैं, और ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है। तो ये सारे इंडिकेट क्या करते हैं कि एसेट के अंदर कुछ गड़बड़ है। अगर एसेट के अंदर गड़बड़ है तो आपको इंपेयरमेंट चेक करना है।
इफ देर इज एन इंडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इफ देर इज एन इंडिकेशन कि एसेट मे बी इंपेयर्ड, मे बी का मतलब क्या है कि शायद इंपेयर हो सकती है, दिस में इंडिकेट दैट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड और द रेजिडुअल वैल्यू नीड टू बी रिव्यू, उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से। जब भी इसको एडजस्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा सर, वो बन जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चाहे इवन इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज फॉर द एसेट। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं तो चाहे आपने इंडिकेटर दिखाई दिया, आपने रिकवरेबल अमाउंट निकाला, आपने कहा कोई इंपेयरमेंट नहीं है, तो चाहे इंपेयरमेंट नहीं आया तब भी आपको एसेट की लाइफ, एसेट का डेप्रिसिएशन मेथड वो चेक करना पड़ेगा और उसकी आरवी आपको चेक करना पड़ेगा AS 10 के हिसाब से। और अगर उसके अंदर कोई बदलाव आता है तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मान के उसको बदलाव करना पड़ेगा। ये जो लगने वाली बात थी इसका मतलब है लग रहा है, कि इंपेयरमेंट है। ठीक है, ये आपको हर एक बैलेंस शीट पे चेक करने होते हैं कि क्या इंडिकेटर है या नहीं। हर एक बैलेंस शीट पे इंपेयरमेंट चेक नहीं करना, आपको इंडिकेटर्स चेक करने हैं कि क्या इंडिकेटर है या नहीं। इंडिकेटर है तो इंपेयरमेंट चेक करनी है। हर एक बैलेंस शीट पे चेक करो इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर है तो चेक करो इंपेयरमेंट, अदरवाइज जाने दो। ठीक, फिर उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस, ये पेंडिंग लिखा हुआ है हमने। इंपेयरमेंट शैल बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या एसेट कैपेबल है ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एसेट और नॉट। अगर वो कैपेबल है, इफ यस तो इंडिविजुअली लगेगा, और इफ नो तो क्या बन जाता है, वो CGU बन जाता है, जो हमने आज की क्लास में चर्चा करी। If the asset is not capable of generating cash flow, then it should be clubbed with the other asset so that group can generate cash flows independently. The said group is called cash generating unit, the CGU. फिर ये इंपेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करना है इसकी चर्चा अपन लोग कर चुके हैं। मीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ CGU। CGU क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट होता है। सर वाई स्मॉलेस्ट, वाई नॉट लार्जेस्ट? क्योंकि आप छोटे से एसेट से शुरू होते हो और उसको जोड़ते हो, उसके अंदर एसेट जोड़ते रहते हो, जोड़ते रहते हो जब तक ये पूरा का पूरा ग्रुप, थोड़े मैं और पास दिखा देता हूं, जब तक ये पूरा का पूरा ग्रुप ना बोल दे कि हम अब अपने आप कैश फ्लो जनरेट कर देंगे, इंडिपेंडेंटली अपन जनरेट कर देंगे। तो ये हुआ तो सबसे छोटा ही ग्रुप ना, क्योंकि आप यहां से चले थे, इसको बढ़ाते 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 आप यहां तक आए हो। तो अब ये इतना ग्रुप है जो बन चुका है 4 एसेट का, कह रहा है कि हम अपने आप कैश फ्लो जनरेट कर लेंगे। दैट इज व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप जो इंडिपेंडेंट है कैश फ्लो जनरेट करने में, वो क्या बन जाता है, CGU बन जाता है। तो वाइल डिटरमाइनिंग द रिकवरेबल अमाउंट, एंटिटी आइडेंटिफाई करती है कि क्या एसेट कैपेबल है ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू इंडिपेंडेंटली। अगर नहीं है तो दीज एसेट मस्ट बी कंबाइंड विद द अदर एसेट कि वो जनरेट करे रेवेन्यू, और इस कंबाइंड ग्रुप को क्या बोलते हो, CGU। अगर आउटपुट एक ग्रुप का इनपुट है दूसरे ग्रुप का, सच ग्रुप इज आल्सो CGU इफ आउटपुट कैन बी सोल्ड इन एक्टिव मार्केट। मान लो कि भाई मेरी 2 प्रोसेस है, मैं ये शर्ट बनाता हूं। अब ये शर्ट जब बनती है जो वॉशिंग के लिए जाती है, बिना वॉशिंग के भी बिक सकती है, और वॉशिंग में जाती है फिर वॉश होके भी बिकती है। तो जो शर्ट बनाने वाला ग्रुप है वो एक अलग CGU माना जाएगा। ठीक, फिर ये हमने वैल्यू इन यूज और NSP और गुडविल की चर्चा हमने कर ली थी। बॉटम अप टेस्ट जो ये वाला है, ये आप मत करना, जो मैंने आपको लिखवाए हैं स्टेप आप वो फॉलो कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट लॉस कहाँ जाता है, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहाँ जाता है, ये सेम एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम एसेट। इंपेयरमेंट लॉस जो है आप P&L के अंदर ट्रांसफर कर देते हो। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है फॉर द एसेट तो इंपेयरमेंट लॉस एडजस्ट होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व से सबसे पहले। यही हम करते आए थे। फ्यूचर डेप्रिसिएशन भी हमने चेंज करा था, आफ्टर इंपेयरमेंट द रिवाइज कैरिंग अमाउंट शैल नाउ बी डेप्रिशिएट ओवर द बैलेंस यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द वैल्यू है इंपेयरमेंट की,
इम्पेयरमेंट लॉस इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, तो लाइबिलिटी। अगर मान लो इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा है, याद है प्रोविजन बुक करे थे हमने 2 क्वेश्चन में, 70,000 और 2 लाख की, ये उसकी बात कर रहा है। फिर आती है बारी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो एंटिटी असेस करती है हर एक बैलेंस शीट डेट पे कि क्या इंडिकेटर, यहां पर भी इंडिकेटर चेक करने हैं कि क्या इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज जो कराता है एसेट का पिछले सालों के अंदर, क्या वो अब एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको, या फिर वो कम हो चुका है तो आपको रिवर्स करना पड़ता है। क्या क्या करते हो उसके लिए, आप रिकवरेबल अमाउंट निकालते हो। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हो, वही सेम, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। फिर आप कैरी कर कंप्यूट करते हो कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट टू कंप्यूट द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के। आप रिवाइज कैरिंग अमाउंट को रिवाइज रिकवरेबल अमाउंट से कंप्यूट करते हो। रिवाइज रिकवरेबल अमाउंट आपका क्या हो जाता है, स्टेप 1 वाला, और WDV if no impairment whichever is lower. Make sure revised carrying amount of asset will not exceed the cost if no impairment has taken place. और उसकी रिवर्सल की एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये से उल्टी एंट्री, इसकी उल्टी एंट्री हो जाती है। सीजीयू के केस में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट फर्स्ट अलोकेट होता है टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन आपको रिकम्प्यूट करना पड़ता है, वो तो ठीक बात है। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये 2 कंडीशन है, वो इतने काम की नहीं है, लेकिन हाँ गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस जो है आप रिकवर नहीं कर सकते। और उसके बाद आपके डिस्क्लोजर्स हैं और उसमें कोई छोटी मोटी चर्चा है नहीं। ठीक है, तो एक क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसका और AS26 का चार्ट बनाएंगे एंड फॉलोड बाय दैट उसके बाद आज की क्लास में तो नहीं, अगली क्लास के अंदर नया चैप्टर शुरू करेंगे। AS28 जो है आपका समाप्त हो जाएगा, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड वाला आपका पार्ट खत्म हो जाएगा और हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। देखते हैं कौन सा करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मुझे लगता है शायद हम शुरू करेंगे। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।